वेलकम टू इन दिस सेशन। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एमसीक्यू करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से आए हुए हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैस कॉन्स्टिट्यूट ग्रीन हाउस गैसेस। तो पहले तो जानना जरूरी ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है इसमें से हमें, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स। तो आपके 4 ऑप्शंस गिवन है और हमें ग्रीन हाउस गैस सेलेक्ट करना है। तो इसमें करेक्ट और देखते हैं कोड कौन सा होना चाहिए। तो 1 एंड 3 कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। बी ऑप्शन है 1, 2 एंड 4। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी तो 1 तो होगा ही होगा। तो देखो सब ऑप्शन में है, ठीक। और क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन भी होना चाहिए। तो 1 एंड 3, तो बी और डी ऑप्शन तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाते हैं। तो बचते हमारे पास कौन से हैं, ए और सी। मतलब हमारे पास बचे 1 एंड 3 एंड 1, 3 एंड 4। तो अब देखो इसमें से 1 एंड 3 तो श्योर हो गया, ठीक। नाइट्रस ऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब देखो वाटर वेपर होगा, नाइट्रोजन नहीं होता है भाई। नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये देखो ज़रा, ग्रीन हाउस, पहले यहाँ देखो ग्रीन हाउस गैसेज आप, मीथेन, मीथेन होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, N2O इसका फॉर्मूला होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ओजोन होगा। ये ओजोन हमारी जो होगी ये अपने ट्रोपोस्फीयर्स के लेयर में मिलेगी आपको। और इवन ओजोन का तो आप देख सकते हो, ओजोन हमारे जो अर्थ में भी, अर्थ से क्रिएट हो जाती है। जैसे हमारे जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी बर्निंग होने से और टेम्परेचर इतना इंक्रीज होने की वजह से, रिएक्शन होने से अपना ट्रोपोस्फेरिक लेवल भी ओजोन क्रिएट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन में आप जाओ तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। तो इन सब का, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है गैसेस। और आपको याद रखना है कि क्लोरोकार्बन जो है, ये वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, ये हमारे AC, फ्रिज, इनमें मिलती है, ठीक है। क्लियर है ना। देखो अब इसमें से देखो कैसे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अच्छा एक चीज़ और समझो यहाँ पे, ये जो ग्रीन हाउस है हमारे पास, तो ग्रीन हाउस गैसेस तो हमारे लिए ज़रूरी भी हैं। ऐसी बात नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए हमेशा हार्मफुल होंगी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ से यहाँ सन से आएंगी। तो अब क्या है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है ये, इसको गर्म रखने के लिए ये गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ये गैस हमारी एक्सेस में हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, राइट, एक्सेस में नुकसान करेंगी और यही हमारे इन्वायरमेंट को हॉट बनाती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म कर देती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या है, सोलर रेडिएशन पासिंग थ्रू द क्लियर एटमॉस्फेयर से ये आती है यहाँ से। और मोस्ट रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, इसका रेडिएशन अर्थ सरफेस से एब्जॉर्ब हो जा पा रहा है यहाँ पे, इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और जिसमें से कुछ आपका रेडिएट हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है सरफेस की वजह से, क्योंकि ये तो लाइट की प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन होना। तो ऑब्वियस सी बात है कि 100% एब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ रेडिएशन जो होगा इसका रिफ्लेक्ट होगा। अब देखोगे ध्यान से कि एज आपकी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट हो रही है, तो क्या होता है कि वहाँ से कुछ हमारी इंफ्रारेड भी आती हैं। जैसे सन से जो लाइट आती है वो हमारी इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी की आती हैं, आपकी विजिबल फ्रिक्वेंसी की आती हैं जिसको वाइट लाइट आप बोलते हो, और अल्ट्रा वाइट रे आती हैं। तो ये दोनों जो हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं ओजोन से, लेकिन ओजोन डिप्लेशन की वजह से ये लाइट भी आती हैं और ये लाइट भी आ जाती हैं, सम अमाउंट ऑफ दैट। यही हमारा कंसर्न है इन्वायरमेंटल, ठीक। तो इस तरीके से इंफ्रारेड रेडिएशन भी एमिट होती हैं। तो इन सब ओवरऑल इफेक्ट की वजह से हमारा जो ग्लोब है वो ग्लोबल है वो वार्म कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा था इकोसिस्टम कंप्राइजेस, इकोसिस्टम जो हमारा है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो आपको पता है कि इकोसिस्टम, इकोलॉजी की आपके ऊपर डेफिनेशन अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो अच्छे से।
तो इसमें कह रहा है इकोसिस्टम जो है ऑल द इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज लिविंग इन एरिया, हर एक इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल जो भी एंटिटी होगी पर्टिकुलर स्पीसीज़ की, वो एरिया में रहने को ही हम इकोसिस्टम बोलेंगे। ऑल द एनिमल स्पीसीज लिविंग इन एरिया, ओके, ऑल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एरिया, ठीक। और अगला क्या है हमारे पास, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट इन एरिया। अब देखो ध्यान से कि ये सारे ऑप्शन बड़े ही क्लोज एक दूसरे से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये भी सही है, ऐसा लग रहा है ये भी सही है, ऐसा लग रहा है ये भी सही है। ऑल द एनिमल्स, अच्छा एनिमल्स की अगर बात करी है तो आपने नॉन लिविंग की आपने बात ही नहीं करी, तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। ऑल द ऑर्गेनिज्म वाली भाई लिविंग थिंग की बात कर रहा है, तो नॉन लिविंग की कैसे बात। तो अगर बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन द एरिया। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये एक को हम लोग यहाँ पे बायोटिक बोल देते हैं, एक को हम लोग यहाँ पे बायोटिक बोल देते हैं, ठीक है। तो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे आगे। तो इसके हम थोड़े से एक्सप्रेशन को देखें अगर इकोसिस्टम के, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो इकोसिस्टम है कैसे क्रिएट होगा। तो इको an area in which organisms, plant, animals and microorganisms interact with each other and with their environment and the are interdependent to each other फॉर सर्वाइवल। अब obviously बात है कि हमारा जो भी इकोलॉजी है, जो बायोटिक चीज़ें हैं, बायोटिक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं किसी न किसी तरीके से। जैसे आप अगर आप देखोगे तो हम पहले चीज़ तो आपको बता देते हैं कि आगे देख लो, अच्छा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्लियर कर देते हैं क्या बायोटिक होती, क्या अबायोटिक होती है। तो इकोसिस्टम हमारा जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हुआ, एक बायोटिक कंपोनेंट से ब्रेक हो गया, एक आपका अबायोटिक में ब्रेक हो गया है, ठीक। अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो बायोटिक में देखो क्या क्या होती है। बायोटिक में आप देखोगे ध्यान से तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। अब भाई बायोटिक कंपोनेंट हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारी लिविंग होती हैं, ठीक है, ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं। जैसे एनिमल्स हो गए, ठीक है, ह्यूमन्स हो गए, जितने भी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें से क्या हुआ कि प्लांट्स हो गए, तो इसमें से एक प्रोड्यूसर होगा जो खाना बनाएगा, इनको ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक। उसके बाद उसके फूड को वो एब्जॉर्ब तो करेगा, खाएगा भी तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर, या हेटरोट्रॉप्स होते हैं। अच्छा, ये लोग ये हमेशा वेजिटेरियन होते हैं ना, और ये नॉन वेज होते हैं। ये सॉरी ये वेजिटेरियन हमेशा होंगे क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स को खाएंगे, तो ये हमेशा वेजिटेरियन होंगे, है ना। जैसे डियर हो गए, काऊ हो गई, ये सारे लोग क्या हैं, ये सारे लोग वेजिटेरियन हैं ये, ठीक है। तो इसी से खाना खाते हैं, तो ये लोग हेटरोट्रॉप्स हो गए हैं। अच्छा, हम लोग जो है वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन भी है ना, ठीक है। तो हम लोग भी कंज्यूमर एक तरीके से प्लांट्स के हो गए हैं। अभी आगे देखेंगे इसमें कितने टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं। फिर अगला क्या होगा कि जब ये बॉडी डिके हो जाती है तो डिके करने के खाने के लिए कुछ चाहिए, तो खाने वाला इनको डिकम्पोजर मिल जाता है। जैसे वल्चर हो गए, ऐसे बहुत सारे इनको हम लोग सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं ना। तो डिकम्पोजर एक तरीके से हो गया। जैसे एल्गा हो गए, है ना, ये सारे क्या है, सब चीज़ों को खा जाते हैं। खैर, तो अब देखो ध्यान से, इसमें से कंज्यूमर जो होते हैं वो चार टाइप के जैसे होते हैं। प्राइमरी होता है, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। इसके बाद जो डायरेक्टली खाता है आपके ऑटोट्रोप्स को डायरेक्ट खाता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो प्राइमरी को खाता है वो सेकेंडरी हो गया एक तरीके से, फिर टर्जी हो गया, फिर क्वार्टरनी हो गया। तो इस तरीके से कंज्यूमर्स की हमारी यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। अच्छा, अब आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक में हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होती है, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ये एक तरीके से क्लाइमेट फैक्टर्स होती है और एडेफिक फैक्टर्स होती है। क्लाइमेटिक फैक्टर तो आप जानते हो, जिससे बारिश और सब कुछ होती है। तो रेन हो गई, लाइट हो गई, विंड हो गया, टेम्परेचर हो गया, और जोड़ लो ह्यूमिडिटी हो गई, ह्यूमिड भी होता है ना। ऐसे एडेफिक फैक्टर्स क्या होता है, एडेफिक फैक्टर्स होता है समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। समथिंग रिलेटेड टू सॉइल मतलब है ना, सॉइल की स्ट्रक्चर और सॉइल के कंपोनेंट्स रिलेटेड फैक्टर्स क्या होंगे। सॉइल हो गया, पीएच उसकी वैल्यू हो गई, उसके अंदर मिनरल्स होंगे, हमारी जो अर्थ है, क्रस्ट है, उसकी टोपोग्राफी होगी, स्ट्रक्चर्स होगी। तो इस तरीके से हमारी क्या है कि बायोटिक और अबायोटिक हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते थे, ठीक है। तो क्लियर है कि यहाँ पे एक इंट्रैक्शन होना चाहिए हमारे इकोसिस्टम में। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर क्रिएट होना चाहिए वो होना चाहिए ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन एरिया। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। कह रहा है विद रेफरेंस टू ग्रीन हाउस गैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास, ठीक है। तो कह रहा है पहला कह रहा है ग्रीन हाउस का इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने देखा है थोड़ा बहुत था, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं पीछे देखा था। CO2 हो गया, N2 हो गया, ध्यान देना N2 होता है, NO2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है।
SO2 हो गया, उसके बाद ओजोन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ठीक है, CFC हो गया, इस तरीके से HFC हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है। तो देखो ग्रीन हाउस गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल सही है, ग्रीन हाउस गैसेज ही रिस्पॉन्सिबल है, खासकर सबसे रिस्पॉन्सिबल हमारा CO2 है, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से बढ़ रहा है। फ्यूजल्स फ्यूल लोग चला रहे हैं, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा आ जा रही हैं, तो ये क्या है, फ्यूल्स का हमारा क्या है, कंजम्पशन बहुत हाईली रेट से हो रहा है, इस वजह से ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज जा रही है, एक्सेस अमाउंट में क्रिएट हो जाएंगे तो टेम्परेचर अपना गर्म हो जाएगा जितना। बट द ग्रीन हाउस गैसेज आवर अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। अच्छा, अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना होती तो क्या होता, अपना अर्थ जो है वो कोल्ड हो जाता। इसी वजह से हमारे ग्रीन हाउस भी एक लिमिटेड अमाउंट तक के लिए हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसमें से हमारा 1 और 2 दोनों सही होने चाहिए। अच्छा, एटमॉस्फेरिक ओजोन, अभी ग्रीन हाउस का कोई भी ग्रीन हाउस अगर देखा जाए तो ग्रीन हाउस के रेफरेंस एटमॉस्फेरिक ओजोन का कोई मतलब नहीं है। एटमॉस्फेरिक ओजोन तो आपकी, अगर देखोगे एक सेकेंड यहाँ पे, ये देखो, ग्रीन हाउस गैसेज विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर, तो ओजोन, एटमॉस्फेरिक ओजोन का क्या मतलब है यहाँ पे, एटमॉस्फेरिक ओजोन तो ऊपर क्रिएट होते हैं, ओजोन लेयर तो ऊपर बनती है, यहाँ पे सब अमाउंट ऑफ क्रिएट हो जाती है। इस वजह से हमारा इसमें आंसर आपका C ऑप्शन होना चाहिए। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे CO2 एब्जॉर्ब हो रही है। ये देखो यहाँ पे आप ये यहाँ से सन से लाइट आ रही है इसमें, ठीक है, अर्थ में, ये हमारा क्या है, ऊपर हमारा ये ट्रोपोस्फियर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर के पहला लेयर होता है, ट्रोपोस्फियर है, ठीक है, जो कि अराउंड 8 से 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और इसमें से हमारा 99% एटमॉस्फेयर हमारा यहीं पर है। तो अल्टीमेटली यही हमारा एटमॉस्फेयर है, बाकी तो बाहर तो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके बाद आप देखोगे तो मेजोस्फेयर है, फिर इसके बाद आप देखोगे तो आयनोस्फेयर है, फिर एक्जोस्फेयर है, तो ये अलग लेवल्स हैं जी। तो अगर देखो तो CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज ये ट्रैप कर ले रहा है हमारा इन्वायरमेंट, ट्रैप कर ले रहा है। यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स हैं कि जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रही है और ट्रैपिंग कर दे रही है, इसकी वजह से हीट इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हीटेड हो जा रहा है, ठीक। अब तो देखो ध्यान से, ये गैसेज प्रोड्यूस कहाँ कहाँ सेक्टर से होती हैं, ये भी हमें ज़रूरी जानना होगा। तो अगर आप देखोगे तो भैया CO2 जो है वो ट्रांसपोर्टेशन लोग करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, फोजल फ्यूल कंजम्पशन कम्बसन हो रहा है, तो कोल एंड क्रूड ऑयल से हमारा CO2 जनरेट हो रहा है, और बहुत ज़्यादा क्रूशियल यही हमारे लिए है, यही हमारे इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तभी हमें अपनी ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें अपने को मुड़ना होगा, ग्रीन एनर्जी हमें यूज़ करना होगा, लाइक सोलर एनर्जी यूज़ करना होगा, हमें हाइड्रो एनर्जी यूज़ करना होगा, हमें टाइड एनर्जी यूज़ करना होगा, विंड एनर्जी यूज़ करना होगा, जिससे हम इस CO2 के कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकें। CO2 हमें रोकना है, राइट। और अगला देखो मीथेन। अच्छा, मीथेन इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। मार्स गैस जो है, आपको पता है कि ये सारी जो गैसेज हैं, ये आपकी मीथेन जो है, यहाँ पे मीथेन जो है ये कहाँ से मिलता है, नेचुरल गैस सिस्टम से मिलता है। एग्रीकल्चर लोग क्या होते हैं, राइस जो होते हैं ना, बारले है ना, बारले की कल्टीवेशन करते हैं, राइस की जो होती है कल्टीवेशन करते हैं, नॉर्थ इंडिया में सब जगह करते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी का होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पानी भर जाते हैं खेतों में, तो जब खेतों में पानी भर जाता है तो ये पूरा बिल्कुल मट्टी हो जाता है ना, दलदली हो जाता है जिसको आप बोल सकते हो, है ना। तो दलदल होने की वजह से क्या होता है, यहाँ से गैसेस प्रोड्यूस होने लगती है, ये मीथेन है, उसके रिस्पॉन्सिबल है, ये लैंड फिल्स की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये देखो HFC है, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट बनाती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनती हैं, वहाँ से भी यूज होता है, हाइड्रोकार्बन से यूज होता है भाई, HFC होता है। इस तरीके से आप देखोगे N2O हो गया हमारे पास, देखो N2O हमने बात करी थी, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं, ध्यान देना इसको, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। कार में यूज हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में हुआ, एग्रीकल्चर एंड सॉइल मैनेजमेंट में यूज हो गया, ठीक है। तो इसके बाद PFC है, पर फ्लोरोकार्बन है, SF6 है, देखो यहाँ पे अब देखोगे ध्यान से, अगर SF6 आपके पास है तो ये वाला पोर्शन आप देखो ध्यान से, तो ये आपके पास क्या है, दिस वन, ये इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशंस में यूज़ होती हैं, है ना। इसको आप बोल सकते हो क्या, दिस इज ए सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमें अपने इन्वायरमेंट्स को यहाँ पे बचाना है, इस वजह से इनका हमें कंजम्पशन को रिड्यूस करना होगा, ठीक है। इस वजह से देखोगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये अपना क्या होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग बट द ग्रीन हाउस गैसेज आर अर्थ वुड हैव बीन टू, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 होना चाहिए, ठीक। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।
द रेफरेंस टू द नेचर ऑफ चार्ल्स डार्विन थ्योरी। अब डार्विनवाद में आ जाओ, डार्विन थ्योरी में ट्रेन थ्योरी जो थी वो एवोल्यूशन से रिलेटेड थी, जो कि एवोल्यूशन होगा वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होगा। भाई एडेप्टेबिलिटी एक टर्म होता है, एडेप्टेबिलिटी मतलब जो आदमी को जो इन्वायरमेंट सूट करेगा वो वहाँ रहना ही पसंद करेगा, और वहीं पे उसकी अपब्रिंगिंग भी होंगी, इसका मतलब ठीक। तो ये हमारा नेचुरल सिलेक्शन है, ये ही हमारे नेचर का मतलब लॉ है, आप बोल सकते हो, राइट। तो ये कह रहा है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड, ओनली द एनिमल्स अराउंड, द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से जो हमारे पास डार्विन थ्योरी है वो किन के लिए है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब किसी भी चीज़ के लिए होगा, बायोटिक होगा या अबायोटिक फैक्टर होगा, वो दोनों के लिए होगा। आप देख सकते हो, देखो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो डार्विन थ्योरी जो है एक तरीके से देखो ये आपकी क्या है, नेचुरल सिलेक्शन की बात अगर करें तो क्या होता है सिलेक्शन, ईच स्पीसीज सो वेरिएशन, हर स्पीसीज वेरिएशन शो करेंगे आपने आगे आने टाइम में। देयर इज कंपटीशन विद ईच स्पीसीज फॉर फूड, लिविंग स्पेस, वाटर और मेट्स, इनमें कंपटीशन बढ़ेगा। इसके बाद द बेटर एडाप्टेबिलिटी की बात करी थी, तो बेटर एडाप्टेड होंगी मेंबर्स ऑफ दीज स्पीसीज आर मोर लाइकली टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट में कोई भी स्पीसीज रहना पसंद करेगी तो वही वहीं सर्वाइव कर सकती है जहाँ पे उसकी स्पीसीज की बॉडी जो होगी वो मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट अपने को अगर से लगा कि वहाँ है तो दे विल बी सर्वाइव देयर। हाँ, इसके बाद अगला देखोगे तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है दीज सर्वाइवर्स विल पास ऑन देयर बेटर जीन्स टू देयर अब ऑफ स्प्रिंग हु विल ऑल्सो शो दिस बेनिफिशियल वेरिएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे भी अब ब्रिंगिंग्स होंगी फिर वहीं अच्छे इन्वायरमेंट में, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये जो हमारी डार्विन बात थी ये किस चो करेगा, तो सिलेक्शन वाज व्हाट, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओनली द एनिमल्स अराउंड, ऑल सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड, भाई ऑल नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग दी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। तो बिल्कुल सही है, नेचुरल इन्वायरमेंट, बायोटिक और बायो फैक्टर होना चाहिए। यहीं पे डार्विनवाद का सिद्धांत लग जाएगा, एवोल्यूशन थ्योरी यहीं लगेगी। चलते अगले क्वेश्चन में हम लोग। द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट समझते हैं पहले क्या होता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या होगा कि आप फुटप्रिंट का मतलब अभी से बात है कि आपका फूड उसका प्रिंट है, मतलब जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को यूटिलाइज करोगे उतना फुटप्रिंट बढ़ेंगे, सीधी बात। जैसे अभी एक नया टर्म था बता देता हूँ मैं, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री या कोई भी टेरिटरी जितना ज़्यादा कार्बन का कंजम्पशन करेगी उसका फुटप्रिंट उतना बढ़ेगा। फुटप्रिंट का मतलब कि शेयर बढ़ेगा उनकी लोगों में। जैसे मान लो हमारे यहाँ 200 टन कार्बन का एमिशन हुआ और हमारी पॉपुलेशन अगर 130 करोड़ है, इस तरीके से आप इसके फुटप्रिंट को काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फुटप्रिंट हमारा निकलेगा। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज़ अ मेजर ऑफ इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ व्हाट, कंजम्पशन ऑफ फूड। कंजम्पशन ऑफ फूड वो भी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। फॉरेस्ट जो भी हम यूटिलाइज करेंगे वो हमारा फुटप्रिंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे बात किसकी चल रही, इकोलॉजिकल की, तो इसको इकोलॉजी के साथ जोड़ देना, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा, अदर रिसोर्सेज होगा, बिल्कुल। अगला क्या है, डिफॉरेस्टेशन लोग कर रहे हैं, अब इसी बात है, ये भी जोड़ना चाहिए। लैंड यूज़ फॉर रोड, बिल्कुल है। बिल्डिंग, पावर प्लांट एंड गार्बेज डम्प्स, सारे कुछ है ना। तो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, देखो इसमें ऑल थ्री, तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक। अब देखो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता क्या है। द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ लैंड एंड वाटर वी नीड टू प्रोवाइड एवरीथिंग वी यूज इन लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यह वाटर भी चाहिए, हमें लैंड भी चाहिए, हमें एनर्जी भी चाहिए, तो हमें सब कुछ चाहिए। देखो एनर्जी भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, सब कुछ है, वेस्ट है, ये सब क्या है, ये सब हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है। मतलब क्या हुआ कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेट्स, क्या कैलकुलेट करता है जी, कैलकुलेट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लैंड, वाटर और सब एनर्जी नीड टू प्रोवाइड एवरीथिंग वी यूज इन लाइफ, ठीक। इसको आगे देख लेते हैं। ये देखो एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसको देखो, बेस्ट हमने पिक्चरिंग करवाई है इसकी, आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। ये जी देखो, ये फुटप्रिंट की अगर बात करें इकोलॉजिकली तो भाई फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट भी हम लोग करते हैं, व्हीकल चलाते हैं, ठीक है। क्रॉप लैंड यूज़ कर रहे हैं, पास्चरिंग यूज़ कर रहे हैं, ये देखो पास्चरिंग हो रही है। बिल्ड अप लैंड हो रही है भैया, ये तो बिल्ड अप लैंड हो रही है,
फिशरीज हो रही है, तो ये सब क्या है, दीज आर द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं, कोल इज रिगार्डेड एज द वर्स्ट इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट व्हेन बर्न बिकॉज इट्स बर्निंग रिलीज लार्जर अमाउंट ऑफ व्हाट। भैया इसमें क्या सबसे ज़्यादा रिलीज होती है, तो देखो ज़रा इसको हमें इस कोड के थ्रू चेक करना है। कार्बन डाई रिलीज लार्जर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन। तो अभी अभी आपको हमने बताया था कि जब कोल बर्न होता है तो कोल एक्चुअली होता क्या है, कोल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जी। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी होता है हमारे इन्वायरमेंट में, तो जैसे जब रिएक्शन करेगा कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में, और तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। ठीक ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बर्निंग करने से ये होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा, नाइट्रोजन रिलीज होगा, है ना। मीथेन रिलीज नहीं होगा। मीथेन जो होता है मार्स गैस बोलते हैं इसको ना, ये नहीं रिलीज होगा। ये हमारा हमेशा जहाँ पे कोई वाटर लॉजिंग हो जाएगी, ठीक है, और बहुत दिन से भरा हुआ पानी होगा, तो वहाँ पे भी मीथेन बनेगा। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जी 1, 2 एंड 3 करेक्ट होना चाहिए, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तो ध्यान से देख लो यहाँ पे क्या क्या होती हैं चीज़ें, ये है ना। ये देखो फोजल फ्यूल हमारे पास है, कंबसन हमने किया, तो ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अभी कंबसन स्टार्ट हुआ, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट हमारे पास CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, सल्फर होगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगी। वोलेटाइल कंपाउंड्स क्या होंगी, जो फैक्ट्री जो होती है वहाँ पे जब कोई चीज़ बनता है तो वहाँ से चीज़ें गैसेस निकलती हैं, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन होगा। ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। अच्छा, पर्टिकुलर मैटर्स होंगे PM10 और PM2.5, ये दोनों ध्यान देना। ये कोर्स पार्टिकल्स होंगे, फाइन पार्टिकल्स होंगे। ये लेस देन 10 माइक्रो होंगे और लेस देन 2 माइक्रो होंगे। ये हमारे लंग में जा कर के हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करते हैं। अमोनिया निकलेगी यहाँ पे, अभी इसके बाद जो इंडस्ट्री होती है वो सब अमोनिया रिलीज़ करती है, मेनली केमिकल इंडस्ट्री। इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर हमारा यहाँ पे 1, 2 एंड 3 इज़ द बेस्ट आंसर, राइट। क्लियर है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। इसके आगे नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप इनको एक बार देखिए ध्यान से। सारे क्वेश्चंस आपके NCERT बेस्ड हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से देख सकते हो। और ओके, थैंक यू।